आज हम उसी का फोर्थ चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग को हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, एक पैराग्राफ में हमें छोटा सा समझाया गया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग को एज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन किया गया था, लेकिन हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरा चैप्टर दिया गया हमें ऑर्गेनाइजिंग के बेस में। तो इस चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बताया गया, मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट वगैरह। उसके बाद फिर स्टेप्स क्या हो सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, उसके बारे में हमें समझाया गया। ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसे कह सकते हैं बताया गया हमें। फिर हमें बताया गया है डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में कि ऑर्गेनाइजिंग में कैसे डिसेंट्रलाइज हो सकता है या सेंट्रलाइजेशन कैसे हो सकता है। फिर लास्ट में हमें बताया गया डेलीगेशन, हम जो भी हमारी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको कैसे डेलीगेट कर सकते हैं, उसके मेन एलिमेंट्स के, इन सारी चीजों के बारे में हमें इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए हम इंट्रोडक्शन के साथ अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सेट बाय द प्लानिंग। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजिंग का गोल है वो कौन सेट करता है? प्लानिंग की। हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था प्लानिंग। तो हमें पहले हम प्लान करते हैं, कोई भी बिजनेस होता है हम उसमें सबसे पहले प्लान करते हैं। ठीक है, जो भी हमारा गोल होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, उसके रिलेटेड प्लानिंग करते हैं पूरे। फिर जब प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो उसके बाद हम प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, सब कुछ एक प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं, उसी को हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। एक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि इस स्ट्रक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, किसके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, ठीक है, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी। अथॉरिटी इन द सेंस आप पावर समझ सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में, सब कुछ एक वे में ऑर्गेनाइज करते हैं, सबको मतलब काम बांट देते हैं थोड़ा थोड़ा कि आपका ये काम होगा। आपके पास जैसे कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड है, तो हम क्या कहेंगे कि उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर, डिसीजंस लेने होंगे प्रोडक्शन रिलेटेड, वो कौन लेगा? प्रोडक्शन जो भी है वो लेगा। तो उसके पास पावर है, अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, अथॉरिटी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिलेटेड पावर्स है कि जो भी डिसीजन होगा वो ले सकेगा इंडिविजुअली। ठीक है, तो उसी को हम सिंपली ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजिंग कह सकते हैं। ठीक है, अब फिर हमें बताया गया है यहाँ पे, hence it is said that the planning is the brain of the business enterprise, coordination is a soul and organization is its body। ठीक है, अब हमें आप ये ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जाता है, इसलिए मैंने अंडरलाइन करवा दिया कि प्लानिंग को ब्रेन कहा जाता है बिजनेस एंटरप्राइजेस का। ठीक है, या मैनेजमेंट का ब्रेन कहा जाता है, आप समझ सकते हैं। कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है? सोल कहा जाता है। और ऑर्गेनाइजिंग को बॉडी कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? बॉडी है मैनेजमेंट की। हमारा जो भी बिजनेस, उसकी बॉडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन दी गई है, द स्ट्रक्चर फॉर्मेट in order to enable the delegation of authority and responsibility toward the people actively engaged for the common goal is organizing। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि क्या जो ऑर्गेनाइजिंग है, इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, एक ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में, जिसमें सबको अलग अलग डेलीगेशन के अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अलग अलग पावर्स या अथॉरिटी, जिसको आप कह सकते हैं, वो सारी चीज डेलीगेट की जाती है। जो भी लोग हमारे पास होते हैं, जो भी हमारे साथ एंगेज होते हैं हमारे वर्क में, हमारे ऑब्जेक्ट, जो भी हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, उनको क्या किया जाता है? उनको अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी जाती है, यानी बांट दी जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। फिर हमारे एक मैनेजमेंट गुरु है चेस्टर आई बर्नार्ड, इन्होंने भी डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? The activity conducted by the cooperation of two or more people and their coordination is called organizing। अब ये कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके ही कॉपरेशन को और कोऑर्डिनेशन को क्या कहेंगे? हम ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। ठीक है, फिर सेकंड डेफिनेशन हमें लुइस एलन जी देते हैं। इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइजिंग द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, classifying the work to be performed and defining and delegating authority, responsibility and authority, and establishing a relationship for purpose of enabling the people to most effectively together in accomplishing objective। ठीक है, अब इसमें बताया लुइस एलन जी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है। इन्होंने थोड़ी जो डेफिनेशन उसको थोड़ा अपने अलग तरीके से बताया होगा। ये ऑर्गेनाइजिंग क्या है? पहले तो ऑर्गेनाइजिंग हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, कौन सा वर्क होना है। ठीक है,
जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी मान लेते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट। पहले तो क्लासिफाई करें कौन सा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, कौन सा सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, ठीक है, कौन सा और परचेस डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, ठीक है, कौन सा और परचेस डिपार्टमेंट के, ये सारी चीजों को पहले क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, फिर क्लासिफाई कर देना है कि ये डिपार्टमेंट के अंदर ये वर्क होगा, ये वर्क इस डिपार्टमेंट के अंदर होगा, इस डिपार्टमेंट के अंदर ये पर्टिकुलर वर्क होगा। फिर क्या करना है, हमें उस डिपार्टमेंट के अंदर लोगों को अरेंज करना है, जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं उनमें से किसी को ही एक डिपार्टमेंट जो भी एलिजिबल हो, जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन, उसको क्या करेंगे, बट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के हम उनको हेड बना देंगे। उसके बाद उनको क्या करेंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनकी, वो उनको डेलीगेट कर देंगे, उनकी जो अथॉरिटीज है, उनके पास जो पावर्स है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब उनको बांट देंगे। और एक एस्टेब्लिशिंग रिलेशन फॉर द पर्पस ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क, मतलब एक रिलेशनशिप जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक या क्या कर सकते हैं, जिसकी वजह से एक रिलेशनशिप हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो वर्क है वो और भी इफेक्टिवली होगा और हमारा ऑब्जेक्टिव और भी जल्दी से क्या हो जाएगा, अकम्प्लिश हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हमें कॉन्सेप्ट के बारे में बताया गया, हम समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजिंग का। इट इज इन टू हैव अ efficient organization for effective administration and management process, ठीक है। एक ये तो एक इनइविटेबल है, मतलब एक कहा जा सकता है कि कभी इविटेबल नहीं है, जो इविटेबल ना उसको क्या कर सकते हैं, इनइविटेबल कर सकते हैं। इट इज इनइविटेबल टू हैव अ efficient organization for effective administration, कभी भी इफेक्टिव, बहुत कम जगह होता है, बहुत कम चांस होते हैं कि efficient organization बन के तैयार हो सके, जिससे पर्टिकुलर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके हमारे मैनेजमेंट प्रोसेस में। बहुत कम ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ी हो ही जाती है, ठीक है, सभी लोग तो अच्छे नहीं हो सकते, तो वही इसमें बताया गया कि इनइविटेबल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कोशिश करते हैं, और ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं पे होता भी है कि क्या एक इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन बन के तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस और भी बहुत तेजी से वर्क करने लगता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगता है और सक्सेसफुल हो जाता है कुछ टाइम के बाद। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट अराइजेस ड्यू टू द इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन द मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती है वो किसकी वजह से अराइज होती है, सिर्फ इसी वजह से अराइज होती है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, इनइफेक्टिव है, प्रॉपर कर पा रहा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। The business unit could not achieve its goal in specific time, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो यूनिट है वो अपना जो भी प्री डिसाइडेड गोल है वो नहीं डिसाइड कर अचीव नहीं कर पा रहा है डिसाइडेड टाइम पे। जो कि हमने डिसाइड किया था, ये जो पर्टिकुलर गोल है हम इसको इतने टाइम में क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। किस वजह से नहीं हो पा रहा, जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसमें ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाया, इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन हम कह सकते हैं, ठीक है। If the business unit has capable and effective organizing, then so optimum use of resources, time, energy, money can be saved, and problem of activities of the बिजनेस कैन अवॉइडेड। फिर अगर बताया गया, अगर किसी भी बिजनेस में एक इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, प्रॉपर्ली वर्क कर ऑर्गेनाइजिंग एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होता है सब कुछ, तो क्या होता है, जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम यूज हो पाता है। ऑप्टिमम यूज इन द समझ सकते हैं एकदम अच्छे से, जितना पूरी तरह से यूज हो पाता है, हमारा टाइम है, एनर्जी भी बचती है, मनी भी बचती है, मनी भी, पैसा भी बच जाता है, क्योंकि वही काम जो काम पहले 5 घंटे में हुआ करता था, वही काम 4 घंटे में हो रहा है, और थोड़े कम रॉ मटेरियल के साथ हो रहा है। जो रॉ मटेरियल का वेस्टेज हो रहा था, टाइम का वेस्टेज हो रहा था, एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है, वो अब नहीं हो रहा है। ये सब किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है, सिर्फ प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग या इफेक्टिव ऑर्गेनाइजिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं किसी भी बिजनेस को प्रॉस्परस बनाने के लिए मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया गया। मैनेजमेंट पहली कैरेक्टरिस्टिक दी गई, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट जो भी हमें ऑर्गेनाइजिंग की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या दी गई है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी, ठीक है। अब जब भी हम मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग हम पहले प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। जब प्लानिंग के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो हमारा एक ही गोल होता है, हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या, कि हम अपने बिजनेस को प्रॉस्परस बनाए, प्रॉफिट की ओर लेके जाए,
इसीलिए कहा गया है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। हम कभी भी जो भी हमारा बिजनेस का गोल होता है, जो भी हम सोचते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं इस बार पर्टिकुलर यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, उससे इतना प्रॉफिट कमाएंगे, कि हमने क्या एक गोल सेट कर लिया, ठीक है। तो हम उस गोल के लिए पहले तो प्लानिंग करेंगे उस गोल के अकॉर्डिंग, फिर उसी गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग को क्या कहा गया है, गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी कहा गया है। फिर प्लानिंग बेस्ड ऑर्गेनाइजिंग हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्या है, प्लानिंग बेस्ड, ठीक है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसी की बेस पे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज, सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं प्रॉपर वे में। उसके बाद फिर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक बताई गई, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी। जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो क्या करते हैं, जो भी अथॉरिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, वर्कर्स को उनके वर्क कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से, उनके एजुकेशन के हिसाब से उनको डेलीगेशन और अथॉरिटी उनको डेलीगेट कर दे, उनकी जो भी अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटीज होती है वर्कर्स के अमंग कर दी जाती है। उनकी वर्क कैपेसिटी या स्किल्स आप कह सकते हैं, या एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस जो भी है, उस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनको डेलीगेट कर देते हैं, जिससे क्या हो, ऑर्गेनाइजिंग का स्ट्रक्चर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म हो सके और हमारा जो भी गोल है वो अचीव हो सके। फिर हमें फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक दी गई, इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट। अब क्या इसमें ऑर्गेनाइजिंग, पहली बात तो समझिए, ऑर्गेनाइज हम किसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो भी हमारे पास वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी, ये सब क्या हुए, ये सब क्या हुए, एक ह्यूमन एलिमेंट हुए, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी वर्कर्स है, जो भी एम्प्लॉयज है, वो सब क्या हुए, हमारे लिए एक ह्यूमन एलिमेंट हुए, ठीक है। तो इसीलिए इसमें इंपॉर्टेंस दिया गया ह्यूमन एलिमेंट को। अगर लोग ही नहीं होंगे हमारे पास, एम्प्लॉयज नहीं होंगे, तो हम ऑर्गेनाइज किसको करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर। जब ऑर्गेनाइजेशन कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं सब कुछ, तो ह्यूमन बीइंग को सेंटर पे रखा है, क्योंकि बिना लोगों के हम कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ठीक है। The success of any organization depends on the people who are working in it, hence it is effective। जो भी बिजनेस है उसकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जो भी लोग, जो भी एम्प्लॉयज उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अगर जो एम्प्लॉयज है वो प्रॉपर वर्क करेंगे तो कंपनी की सक्सेस निश्चित ही है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो ऑर्गेनाइजिंग होती है वो टोटली ह्यूमन एलिमेंट पे बेस होती है। जो वर्कर्स हैं हमारे पास, जो भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जो आप समझ सकते हैं, जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, वो उनको ध्यान में रखा जाता है। उनको ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सब, कि मतलब किस डिपार्टमेंट का हेड बनाया जा सकता है, कौन किस डिपार्टमेंट में अच्छे से काम कर सकता है, इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, when once organization is formed there are chances to change in the same। एक बार जब हम ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट कर लेते हैं तो बहुत सारे ये चांसेस रहते हैं कि चेंज हो जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए इसको फ्लेक्सिबल कहा गया है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया है, फ्लेक्सिबल कहा गया है, रिजिड नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़े, अपने ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज करना पड़े, तो हम इजिली कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एस्टेब्लिशिंग अ इंटर रिलेशनशिप। Organizing, establishing an interrelationship among the work position division, it gives a clarification about the relationship of one work with other work and the one division with other division, ठीक है। फिर हमें बताया गया है कि जो एस्टेब्लिशिंग है इंटर रिलेशन है, जो भी लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो भी वर्क पोजीशन, जो भी डिविजन्स है, उन एक दूसरे के साथ उन एक इंटर रिलेशनशिप क्या करनी पड़ती है, एस्टेब्लिश करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो लोग क्या कर सकते हैं, और भी इफेक्टिवली वर्क कर सकते हैं। एक क्लैरिफिकेशन आ जाता है कि आपके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या अथॉरिटीज है, आपका क्या वर्क है, ये सारी चीजें क्लैरिफिकेशन आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, मिलजुल के काम कर पाते हैं। और जब हम मिलजुल के काम करते हैं, जो भी किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज अगर एक साथ मिल के काम करेंगे, सब आप ये एक साथ मिलके, ये मतलब नहीं एक ही काम में सब लोग लगे हुए हैं, सब अपने अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से संभालेंगे और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते रहेंगे टाइम टू टाइम, तो क्या होगा, हमारी कंपनी और भी जल्दी के ग्रो कर पाएगी, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल,
अब ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, पहले तो सब कुछ जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जैसे सुपरवाइजर्स हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, तो क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं सारी चीजें की जो काम होना चाहिए वो प्रॉपर्ली हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, जो एम्प्लॉयज को टास्क परफॉर्म करना चाहिए वो प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो पावर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सभी एम्प्लॉयज को उनके अकॉर्डिंग असाइन हुई है कि नहीं हो रही, इन सारी चीजों का भी क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रुप एक्टिविटी के बारे में बताया गया। जो ऑर्गेनाइजिंग है क्या है, ग्रुप एक्टिविटी भी है। इन ऑर्गेनाइजेशन मेनी पीपल्स वर्क टुगेदर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ कॉमन गोल। किसी कॉमन गोल को अकम्प्लिश करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं। द ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड्स इफेक्टिव स्ट्रक्चर टू देम सो दैट द ग्रुप एक्टिविटी कैन बी कंडक्टेड प्रॉपर्ली, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ग्रुप एक्टिविटी भी इसको कहा गया है, क्यों कहा गया, क्योंकि बहुत लोग एक साथ काम करते हैं इन द सेंस मतलब अलग अलग काम करते हैं लेकिन एक साथ काम करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी बन जाती है, ठीक है। एक कॉमन गोल के लिए वर्क करते हैं। एक कंपनी है और समझ लीजिए शुगर इंडस्ट्री है, शुगर की कंपनी, शुगर मेकिंग कंपनी, तो उसमें जो भी लोग हैं सबका एक ही एम होगा ना कि हमें क्या करना है, शुगर का प्रोडक्शन करना है, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है जितने भी लोग एक कंपनी एक वो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ग्रुप एक्टिविटी भी हो रही है वहां पे, क्योंकि वो सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं और एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क कर रहे हैं। उसके बाद कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया, हमें लास्ट कैरेक्टरिस्टिक बताइए, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन any business unit. The rules and controls are required in order to define the relationship in the same is formed by organizing. अब जहाँ पे भी कुछ वर्क हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, वहां पे हमें एक ध्यान देनी पड़ती है क्या कि हमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो हमारा उसे कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि अगर सब लोग फ्री होके वर्क करेंगे कोई भी ध्यान, तो हम क्या होगा, कुछ लोग अच्छे से काम कर रहे हो, मन लगा के काम कर रहे हो, कुछ लोग नहीं कर रहे हो, इसलिए कंट्रोल भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल भी बहुत जरूरी हो जाता है, इसलिए बताया गया है जो ऑर्गेनाइजिंग है वो क्या करता है कि कुछ रूल ऑर्गेनाइजिंग की वजह से क्या होता है, इन एनी बिजनेस यूनिट रूल्स एंड कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड। किसी भी बिजनेस यूनिट पे रूल्स और कंट्रोल्स का हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, उसको प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए आप कह सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर डिफाइन रिलेशनशिप, ठीक है, जैसे कि अब कोई प्रोडक्शन हेड है तो क्या करेगा, वो पूरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखेगा और सबको मतलब मोटिवेट करेगा, वर्क करना है कि नहीं कर रहा है, या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रहे हैं प्रोडक्शन में, वो सारी चीजें ध्यान रखेगा, ठीक है। तो उसी तरह बताया गया है कि कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बिजनेस यूनिट में रूल्स और कंट्रोल्स बहुत ही जरूरी होते हैं। आप एक समझ सकते हैं पिलर की तरह वर्क करते हैं, और ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पाती हैं, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से पॉसिबल हो जाती है। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये वर्क भी पूरे, जैसे एक डिपार्टमेंट को जो भी डिपार्टमेंटल हेड होता है उसको पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर एक पूरे डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकता है, पूरे डिपार्टमेंट के लिए पर्टिकुलर रूल्स बना सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, ऑर्गेनाइजिंग की वजह से पॉसिबल हो पा रही है, ठीक है। फिर अगला हमें टॉपिक दिया गया स्टेप्स फॉर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, उन सारी चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कौन कौन से स्टेप्स हैं। स्टेप्स फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फिर पीटर जो ऑर्गेनाइजिंग है एक साइंटिफिक प्रोसेस है, हमने स्टार्ट, ठीक। चलिए देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। तो हमारा एक मैनेजमेंट गुरु हुए जिनका नाम था पीटर एफ ड्रकर, उन्होंने कहा था अगर किसी भी कंपनी में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो धीरे धीरे क्या होगा, वो यूनिट या वो कंपनी पर्टिकुलर कंपनी क्या होगी, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ज्यादा लॉन्गर टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो कुछ प्रोसेस दिए, कुछ स्टेप्स दिए गए ऑर्गेनाइजिंग के, जैसे तो सबसे पहले दिया गया क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब भी हम ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो तो हमें सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम किस लिए, हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, ठीक है। गोल, फिर पहले तो गोल्स डिसाइड करने चाहिए, फिर मेन गोल क्या है, सब गोल क्या है,
ये सारी चीजें एकदम हमें क्लियर होनी चाहिए हमारे माइंड में, फिर ही हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजिंग की ओर बढ़ सकते हैं। फिर सेकंड पॉइंट दिया गया हमें, स्टेप क्या दिया गया, लिस्ट ऑफ फंक्शंस। जो भी हमें फंक्शंस क्या करने हैं, परफॉर्म करें, उन सब फंक्शंस के हमें एक प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, ठीक है। एक भी ऐसा फंक्शन, एक भी ऐसा टास्क नहीं होना चाहिए जो रिपीट हो या छूट गया हो, ठीक है, कह सकते हैं। स्पेशल केयर इज टेकन फॉर द सेम। अगर कोई है तो उसके स्पेशल केयर भी करनी चाहिए, ठीक है। और ये भी स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कोई भी टास्क, कोई भी वर्क क्या हो, छूटे ना, ठीक है, कोई ये रिपीट ना हो। उसके बाद फिर हमें बताया गया डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शन। जो भी फंक्शन है उनको डिपार्टमेंट के तौर पर क्या करना है, डिवाइड कर देना है हमें, ठीक है। जैसे परचेस एरिया, सेल्स एरिया, अकाउंट एरिया एक्सेट्रा, ठीक है। जो भी हमारे पास जो भी हमारे फंक्शंस हैं उनको एक एज ए डिपार्टमेंट बना के रूप में तैयार कर देना, या एक डिपार्टमेंट बना देना उनके रिलेटेड। जैसे आपने देखा एग्जांपल है परचेस एरिया, ठीक है, तो परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स एरिया यानी सेल्स डिपार्टमेंट, अकाउंट एरिया में अकाउंट डिपार्टमेंट जो पूरी कंपनी का अकाउंट्स देखा जिसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। इसको हम डिवीजन ऑफ वर्क या स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी लोग जो अब जैसा हमने डिपार्टमेंटेशन कर दिया, उसके लिए डिपार्टमेंटल हेड्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो जो भी जिसको भी जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज है, जिन या अगर नहीं है एम्प्लॉयज उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड जिसके पास ज्यादा नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, तो हम क्या करेंगे, हायर करेंगे बाहर से, ठीक है। अगर होंगे तो उन्हीं में से किसी को क्या करेंगे, डिपार्टमेंट का हम हेड बना देंगे, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, टू डिटरमाइन द डिपार्टमेंटल पोजीशन एंड एबिलिटीज, ठीक है, जिसको मैंने थोड़ा आगे ले दिया था इसमें डिपार्टमेंटेशन ऑफ फंक्शंस में। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको वही सेम बताया गया है कि जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं, डिपार्टमेंटेशन कर देते हैं, तो हमें डिपार्टमेंटल पोजीशन और एबिलिटीज को भी क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए, कौन कौन सी पोजीशंस बनेंगी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, और कैसे कौन कौन सी एबिलिटीज चाहिए होंगी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें एकदम प्रॉपरली प्लान होनी चाहिए कि कौन से पोजीशन पे किसको रखा जाए, किसके अंदर वो एबिलिटीज है, ठीक है, या कौन कौन सी एबिलिटीज लगेंगी इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में वर्क करने के लिए। तो इसी तरह हमें क्या करना चाहिए, फिर राइट पोजीशन पे, राइट पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी। जब हम क्या करते हैं, डिपार्टमेंटेशन की पोजीशंस और एबिलिटीज को डिसाइड कर लें, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी लोगों को हमने क्या किया है, वर्क पे रखा है, पर्टिकुलर पोस्ट पे रखा है, उनको उनकी अथॉरिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर वर्ड का यूज किया गया अथॉरिटीज, ठीक है। तो उनको उनकी पावर, जो भी उनके पास अथॉरिटीज होंगे, उनको डेलीगेट कर देनी चाहिए, उनको बता देना चाहिए कि आपके पास ये पावर्स है और आपकी ये रिस्पांसिबिलिटीज है, आपका ये वर्क है, ये एकदम क्लियर कर देना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें दिया गया स्टेब्लिशिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप, ठीक है। अब स्टेब्लिशिंग ऑफ इंटर रिलेशनशिप क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं, चलिए। Establishing of interrelationship after the proper distribution of work and the delegation of power and responsibility among the different departmental personnel, the formation of interrelationship should be made clear, ठीक है। फिर इसमें हमें बताया गया कि जब सारा जैसे सबसे डिपार्टमेंटेशन हो जाए, उसके बाद जो भी एबिलिटीज है वो डिसाइड हो जाए, उसके बाद पोजीशंस डिसाइड हो जाए, उसके बाद जो भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज में चाहे जो भी पावर्स है वो भी डेलीगेट कर देनी चाहिए, उनके जो भी वर्क उन्हें समझा देने के बाद क्या करना चाहिए हमें, इन द फॉर्मेशन ऑफ इंटर relation should be made with the help of departmentalized power responsibilities are decentralized but the same can be decentralized with the help of formation of interrelation, ठीक है। अब हमें बताया गया कि जब हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं, डिपार्टमेंटेशन करते हैं, सॉरी, डिपार्टमेंटलाइजेशन और डिपार्टमेंटेशन आप एक ही समझ सकते हैं, कहीं कहीं पे अलग अलग लिखा जाता है। तो जब भी हम डिपार्टमेंटेशन करते हैं तो क्या होता है, जो पावर्स होती है वो एकदम डिसेंट्रलाइज हो जाती है, तो हम एक इंटर रिलेशनशिप स्टेब्लिश करने के हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस पावर को फिर से सेंट्रलाइज कर सकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी लोग वर्क कर रहे हैं वो एक दूसरे से मतलब प्रॉपर वर्क के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं,
बात कर रहे हैं कि मतलब ये वर्क जो भी बोर्ड ऑफ जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स है वो मिल रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के जो भी जरूरतें हैं उनको समझ रहे हैं, क्या वर्क परफॉर्म करना है फ्यूचर में, वो सारी चीजों को एक साथ मिलके क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक इंटर रिलेशनशिप होगा जिसकी वजह से सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। तो प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, और लास्ट में हमें क्या करना पड़ता है, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना पड़ता है, ठीक है, जिस चार्ट में सभी डिपार्टमेंट्स के बारे में, सभी पर्सन के बारे में, उसकी पोजीशंस का प्रॉपर मैप बना होता है कि मैनेजर कौन है, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, इस डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन, सब कुछ प्रॉपर्ली लिखा होता है। डिपार्टमेंटल हेड्स कौन है, ठीक है, कैशियर कौन है, अकाउंटेंट कौन है, सारी सारी जानकारी उसमें उस पर्टिकुलर चार्ट में दी गई होती है, वो हमें प्रिपेयर करना होता है। चलिए एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शन हमें परफॉर्म करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला क्लैरिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमें सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव क्या करना चाहिए, क्लैरिफाई करने चाहिए, किसके लिए हम वर्क कर रहे हैं। फिर फंक्शन, उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग हमें फंक्शंस को लिस्ट करना चाहिए, कौन कौन से फंक्शंस हमें परफॉर्म करने हैं, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंटेशन कर देना चाहिए, जो भी फंक्शन है, जैसे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, सारे कामों को अलग अलग डिपार्टमेंट में उनके रिलेटेड बांट देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस डिपार्टमेंट में कौन कौन सी पोजीशंस हो सकती हैं, कौन कौन सी एबिलिटीज की रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजों को डिसाइड करना चाहिए, समझना चाहिए। फिर जो भी वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज, उनको वर्क पे रखना चाहिए, और उनको उनकी जो अथॉरिटी मींस पावर और रिस्पांसिबिलिटी, जो भी वर्क है उनका, उनको डेलीगेट कर देना चाहिए, उनको समझा देना चाहिए, ठीक है, कि आपका पर्टिकुलर वर्क है। फिर उसके बाद इस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप, हम जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके बीच में हम क्या कर सकते हैं, इंटर रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हैं। जब भी हम पावर डेलीगेट करते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, लेकिन इंटर रिलेशनशिप की वजह से क्या हो सकता है, फिर से सेंट्रलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। लास्ट में हमें दिया गया है प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट बनाना चाहिए, ठीक है, जिसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज लिखी हो, कौन किस पोजीशन में और किसका क्या वर्क है। चलिए आगे, अब नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। सबसे पहले हमें इसमें लगभग 5 प्रकार के हमें ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स बताए गए, 5 प्रकार के स्ट्रक्चर्स बताए गए, जैसे लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, मैट्रिक्स, फंक्शनल, इनफॉर्मल, इन सब चीजों के टाइप्स के बारे में हमें बताया गया। चलिए हम समझते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब जो हमें लीनियर ऑर्गेनाइजेशन दिया गया, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन को हम आर्मी ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये बहुत टाइम पहले आर्मी, बहुत टाइम से, मतलब आप एंशिएंट टाइम से सबसे पहले से यही यूज होता आ रहा है, और जनरली आर्मी में यूज होता है, इसलिए आर्मी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, जो डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं वो टॉप टू बॉटम की ओर जाती है। जो टॉप लेवल होता है उनके पास सबसे ज्यादा पावर्स होती है, और जो बॉटम लेवल के वर्कर्स होते हैं या जो बॉटम लेवल पे एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास कम पावर्स होती है, आप ऐसा समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक फॉर्मेशन में एक चार्ट दिया गया, उसके थ्रू हम समझते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं लीनियर ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे ज्यादा पावर्स किसके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। फिर आता है जनरल मैनेजर, ठीक है, उसके नीचे कौन आ रहा है, जनरल मैनेजर। अब जनरल मैनेजर के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर्म हुए हैं, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट। अब ये जो तीनों के डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, इनके पास इक्वल पावर्स हैं, इन तीनों को इक्वल कहा जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि धीरे 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 हियरार्चिकल फॉर्म में क्या होता जा रहा है, सबसे नीचे वो जो डेलीगेशंस है, जो पावर्स है, वो कम होती चली जा रही है। अगर आप इसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देखेंगे तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड के बाद आएगा प्रोडक्शन ऑफिसर, ठीक है, क्लर्क, या प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे सुपरवाइजर आ सकता है, फोरमैन, उसके बाद वर्कर्स आ सकते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। परचेस के ऑफिसर के नीचे क्लर्क आता है, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफिसर के नीचे सुपरवाइजर, फोरमैन, वर्कर्स। तो वर्कर्स आप देख सकते हैं सबसे नीचे आ गए हैं। उसके बाद फिर हमारा अगले टाइप का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, उसकी ओर बढ़ते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। आप देख सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू डिपार्टमेंट देन वर्क। अब लीनियर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक
क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है या उसकी लिमिटेशन आप कह सकते हैं, वो डिपार्टमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है ना कि वर्क को। ठीक है, ठीक है। जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक तो सब कुछ डिपार्टमेंटल वाइज क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, सबकी अलग अलग अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। लेकिन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, दिस इज द ग्रेटेस्ट लिमिटेशन ऑफ द this kind of structure. Keeping this limitation in the mind, the work based on organization came into existence. The linear organization has lack specialized work as stress more departments and less functions. According to linear structure, the administrators and officers in one unit have performed many kinds of tasks. It is obvious all of them are not expert in all the work and work varieties. आप समझ सकते हैं इसमें जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है देन इट्स डिपार्टमेंट। ठीक है, जो भी वर्कर या जो भी एम्प्लॉय जिस पर्टिकुलर वर्क के लिए सुटेबल होता है, जिस पर्टिकुलर वर्क को अच्छे से कर सकता है, स्किलफुली कर सकता है, उसको वो वर्क असाइन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया गया है जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है उनको हायर किया जाता है, उनको पर्टिकुलर यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। और इसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन क्या कहा जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आप अंडरलाइन कर लीजिएगा क्या, इट इज ऑब्वियस दैट कि जो भी सारे लोग जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी सारे लोग हमारे पास हैं, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना ये जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है किसी के पास पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रिलेटेड नॉलेज है, किसी के पास नहीं है। लेकिन ये जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या किया जाता है, एवरी एम्प्लॉय की एवरी वर्कर की क्या की जाती है, पहले उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज, उनकी एक्सपर्टीज के बारे में जाना जाता है। उसके बाद अगर वो एक्सपर्ट है उनको रखा जाता है, नहीं तो उनकी जगह पे किसी और एक्सपर्ट को, स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले पर्सन को हायर किया जाता है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है पर्टिकुलर, इसी को क्या कहा जाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन में हमें एक चार्ट दिया गया, उस चार्ट के थ्रू हम समझेंगे फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, और आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया गया है, जैसे लीनियर था, फिर फंक्शनल है, इनमें आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है, ये आपको कभी भी पूछा जाएगा नहीं। अभी तक लगभग 5-6 सालों से के बोर्ड के पेपर मैंने देखे और एनालाइज किया, उसमें कभी भी ये सब पूछा गया नहीं है। तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट क्या करना है, सभी और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जैसे लीनियर है, फंक्शनल है, इन सारी चीज, इन सब ऑर्गेनाइजेशन के जस्ट डेफिनेशन याद कर लेनी है, क्या होता है ये समझ लेना है बस। ठीक है, आप चलिए हम देखते हैं इसके चार्ट के बारे में। तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, चीफ ऑफिसर, जिसको आप सीईओ बोल सकते हैं। उसके बाद फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट और फैक्ट्री डिपार्टमेंट, दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, फिर इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन, डिसिप्लिन ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर, गाइडेंस ऑफिसर, ग्रुप ऑफिसर, टाइम ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ऑफिसर। ये इन सब के पास पावर होती है कि क्या कर सके, वर्कर्स या एम्प्लॉयज को क्या कर सके, डिफाइन कर सके उनको पावर। तो आप देख सकते हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में का जो फॉर्मेशन है वो कुछ इस तरीके से किया गया है कि जो भी स्किलफुल, जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनको रखा गया है। जैसे गाइडेंस ऑफिसर है, जो गाइडेंस में एक्सपर्ट होगा उसको गाइडेंस ऑफिसर बना दिया गया, और गाइडेंस ऑफिसर क्या करेगा, सभी एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। जो अकाउंट ऑफिसर है, जो अकाउंट में एक्सपर्ट होगा उसको क्या बना दिया गया, अकाउंट ऑफिसर बना दिया गया। और वो अकाउंट ऑफिसर क्या करेगा, जो भी अकाउंट रिलेटेड वर्क है, वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को, वो कौन हैंडल करेगा, अकाउंट ऑफिसर हैंडल करेगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। डिसिप्लिन ऑफिसर, उसका एक ही मेन एम होगा कि डिसिप्लिन मेंटेन करना, या किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर को डिसिप्लिन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो किसके पास जाएगा, डिसिप्लिन ऑफिसर के पास जाएगा। तो आप इन द सेंस आप ये शॉर्ट में समझ सकते हैं, जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है, और सारे वर्कर्स क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड या उस पर्टिकुलर थिंग के रिलेटेड किसके पास जाते हैं, उस एक्सपर्ट के पास जाते हैं। जैसे अकाउंट के लिए अकाउंट ऑफिसर है, गाइडेंस के लिए गाइडेंस ऑफिसर है। ठीक है, इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, जानकारी चाहिए, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन ऑफिसर रखा गया है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर रखा गया, मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर रखा गया। तो अगर कोई भी
प्रॉब्लम होगा तो मेंटेनेंस का काम सिर्फ इंजीनियर ही करेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, ठीक है। अगला टाइप क्या दिया गया है हमें देखते हैं। उसके बाद दिया गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका हमें स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है। In order to achieve the predefined goal, the formal structure of relationship among the person and the work established, which is known as the formal organization. हम अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वर्कर्स के बीच में। हमारे यहाँ जो भी वर्कर्स, जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं, उनके बीच में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। फॉर्मल जिसको ही क्या कहा जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब जो लीनियर ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा ऊपर, वो भी एक टाइप है इसका फॉर्मल का। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही टाइप है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप सिंपल से मीनिंग में समझना चाहें तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जो भी वर्कर वर्क कर रहा है वो क्या करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, अपने से जो ऊपर का ऑफिसर है उससे जो हायर पोस्ट पे उसको जाके रिपोर्ट करेगा और फॉर्मली रिपोर्ट करेगा। ये नहीं कि घर कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं, फॉर्मली रिपोर्ट करेगा। रजिस्टर है, अगर वो आ रहा है ऑफिस में वर्क करने, जो सबसे पहले जाएगा रजिस्टर में साइन करेगा, टाइम नोट डाउन करेगा, ये सारी चीज, मतलब सारी चीजें क्या होगी, एकदम फॉर्मली होगी। उसी को क्या कहा जाएगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक दी गई, चलिए कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। फॉर्मल स्ट्रक्चर, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फॉर्मल होता है, ठीक है। सारी चीजें एकदम फॉर्मल वे में होती है, लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, रिजिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है। कोई भी काम करना है तो फॉर्मल वे में ही होगा, इनफॉर्मल वे में हम कर सकते हैं नहीं। और जो डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर टू लोअर, जो पावर्स होती है उनको अपर टू लोअर डेलीगेट किया जाता है। जो अपर लेवल पे सबसे ज्यादा पावर उसके पास होगी, जो लोअर लेवल पे उसके पास सबसे कम पावर होगी, ठीक है, आप समझ सकते हैं। लार्ज साइज, जनरली जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पर्टिकुलर रिलेशंस ड्यू टू मेथडिकली प्लान्ड फॉर्मल रिलेशंस अमंग द एम्प्लॉयज पर्टिकुलरली फॉर्मेट, ठीक है। अब जो इस कल्चर की वजह से एम्प्लॉयज के बीच में एक पर्टिकुलर आप समझ सकते हैं रिलेशन फॉर्म हो जाता है कि जैसे जो दो एम्प्लॉयज साथ में वर्क कर रहे हैं तो वो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, अच्छे से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। लेकिन अब वही थिंग अपने बॉस से शेयर कर सकते नहीं है। एक फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, एक अलग तरह पर्टिकुलर रिलेशंस क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन कैसे होता है, सिर्फ फॉर्मल वे में होता है। कम्युनिकेशन मतलब जो भी बातचीत होती है अपने से सीनियर से, वो एकदम फॉर्मल वे में होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की कोई भी जगह नहीं है वहां पे, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ओर, ठीक है। अब जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दिया गया इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप याद कर लीजिएगा, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे 3 मार्क में पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमें बताया गया, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है एकदम इंटर रिलेशन के ऊपर बेस पे बना होता है, ठीक है। In order to provide a contribution some result achievement the format without any formal planning, जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बिना किसी फॉर्मल प्लानिंग के क्या हो जाता है, बनता है। ये टोटली इंटर रिलेशनशिप के ऊपर क्या होता है, बेस्ड होता है। जैसे कि हम जैसे जिससे हमारी इंटर रिलेशनशिप है, जैसे हम जिससे हम बात कर रहे हैं वैसे ही क्या करते हैं, इसमें बात करते हैं। ये जनरली सब छोटी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है। जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो स्मॉल बिजनेस होते हैं उसमें पाया जाता है। इसमें कोई भी इनफॉर्मल वे नहीं होता, इसमें सारी चीजें फॉर्मल इनफॉर्मल में होती है, फॉर्मल वे में नहीं होती है। और ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है जनरली हर जगह पाया जाता है, आप समझ सकते हैं, हर जगह पाया जाता है, किसी न किसी लेवल पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पाया ही जाता है। अब चलिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में इसका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनफॉर्मल होता है, बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशंस। ये टोटली किसके ऊपर बेस्ड होता है, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर बेस्ड होता है।
सिमिलर काइंड्स ऑफ फीलिंग, इंटरेस्ट, वैल्यूज, हॉबीज, हैबिट्स। जैसे कोई कुछ लोग कुछ फ्रेंड्स हैं, उनका एक ही गोल है कि जैसे उनको फार्मासिस्ट बनना है और बड़े होके क्या करना है, एक फैक्ट्री खोलनी है, दवाइयों की फैक्ट्री बनानी है। उनका कॉमन गोल है, वो सब क्या कर रहे हैं, साथ में मिलके काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल वे में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, जब वो एक फैक्ट्री स्टेब्लिश कर लेंगे तो उनकी फैक्ट्री में उनको, तो वो लोग तो इनफॉर्मल वे में ही काम कर रहे थे जब उनकी फैक्ट्री एक स्मॉल स्केल पे चल रही थी। ठीक है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी हो जाती है तो उसमें फॉर्मल स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन जब तक वो छोटी है तब तक उसमें ज्यादातर देखा जाता है कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर ही चल रहा है। इसलिए बताया गया ये किसके ऊपर बेस्ड है, ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर बेस्ड है। एवर चेंजिंग, जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, when an employee leaves one group and join another work group, the new informal structure is created। ठीक है, अब जैसे ये हमेशा चेंज होता है, एग्जांपल दिया गया है, जैसे कोई एम्प्लॉय है, वो एक ग्रुप को छोड़ के दूसरे ग्रुप में काम करने जा रहा है तो एक नया इनफॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल है, हर जगह पाया जाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अब आप इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में सिंपल समझ सकते हैं, कम्युनिकेशन कैसी होती है, इनफॉर्मल होती है। जैसे किसी को जस्ट कॉल करके बोल देगा, हाँ सर आज आज मैं नहीं आ पाऊंगा, क्या आज मैं छुट्टी चाहिए। ठीक है, उसको लीव लेटर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता था। फॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अगर हमें छुट्टी चाहिए, हमें एक दिन का हॉलीडे चाहिए, तो हमें पर्टिकुलर लेटर लिख के रीजन के साथ देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। उसके बाद स्मॉल साइज, स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको, इस जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर के टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो स्मॉल साइज में होते हैं जनरली। लैक ऑफ कंट्रोल, में कंट्रोल कम होता है क्योंकि सभी लोग एक इंटर रिलेशनशिप से फॉर्म हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फॉर फॉर्मल स्ट्रक्चर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसके लिए, फॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर में इनफॉर्मल स्ट्रक्चर पाया जा सकता है, लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में फॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत कम पाया जाता है। This communication is developing from the formal structure only, hence it can be said that complementing the formal structure। ये कहा जा सकता है कि फॉर्मल स्ट्रक्चर में भी कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छे जो वर्कर्स हैं, मैनेजर्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत काफी समय से काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे इन फॉर्मल से धीरे धीरे इनफॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, आप समझ सकते हैं। फिर ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मिक्स टाइप का होता है, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। इसमें मतलब अलग एकदम मिक्स, आप मैट्रिक्स से समझ सकते हैं, एकदम मिक्स्ड रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन मेथड ऑफ काइंड व्हिच हैज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। वन सिंपल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, पहला क्या होता है, सिंपल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या बताया गया, पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें दो टाइप, मेनली दो बेसिस पे इसको बांटा गया। दो टाइप्स के स्ट्रक्चर का मिक्सचर होता है, एक तो सिंपल काइंड जो जनरली यूज होता है, और दूसरा है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एक अगर कोई पर्टिकुलर, उसके बाद एक आता है कौन सा, सेकंड वन इज टेक्निकल प्रॉब्लम, सॉरी एक सिंपल काइंड स्ट्रक्चर जो कि है डिसीजन मेकिंग, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग होता है, और दूसरा होता है टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। कि इस टाइप के स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिसीजन कोई और लेगा, और अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है वो कोई और सॉल्व करेगा। दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, और इन दोनों के ही कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो अंडरलाइन कर लीजिएगा, यहाँ से लेके आप सेकंड वन, द टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन कॉल्ड प्रोसीजर, द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ द रिजल्ट इज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसकी डिजाइन के बारे में हमें बताया गया है। चलिए डिजाइन से हम समझते हैं कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक इसमें जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन और दो टाइप्स के स्ट्रक्चर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। एक तो डिसीजन मेकिंग और दूसरा क्या होता है, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अब चलिए चार्ट के थ्रू हम समझते हैं। चार्ट में हमें बताया गया है, आप देख सकते हैं, जनरल मैनेजर, उसके पास उसके ऊपर सीईओ होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, वो सारी चीजें नहीं दी गई है। लेकिन जो जनरल मैनेजर है उसके पास उसने क्या डिपार्टमेंट बनाया, प्रोडक्शन, परचेस, इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इन सब चीजों के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अब जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट नंबर 1 है, उसका जो मैनेजर, अगर उसको
कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड काम होगा तो किसके पास जाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अगर उसी को कोई परचेस रिलेटेड काम होगा परचेस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी किसके पास जाएगा, इंजीनियरिंग वर्कर्स के पास जाएगा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगा। अगर उसे किसी भी चीज के बारे में रिसर्च करनी है, डेवलपमेंट करना है तो किसके पास जाएगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास जाएगा। इसी को क्या कहा जा सकता है, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स तो बने हुए हैं और अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो डिसीजन लेना होगा किसके हमें जो हमारे वर्क के अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होगा। और जो भी हम डिसीजन लेंगे हमें किससे किससे क्या काम है तो उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट्स के पास जाके अपना वर्क कर सकते हैं, इजिली समझ कर सकते हैं। तो इस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन क्या कहते हैं, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मेशन है ये पूछा नहीं जाता कभी भी एग्जाम में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इसको मैं एकदम ब्रीफ में नहीं समझा रहा हूँ। जस्ट एक चार्ट के थ्रू आपको सभी क्या समझा दे रहा हूँ, बस एक जस्ट रिव्यू दे रहा हूँ आपको, चार्ट के थ्रू समझा दिया जा रहा है। एग्जाम में नहीं आता इसलिए इसको लेस इंपॉर्टेंट देखिए, एकदम डीप में नहीं समझाया जा रहा है। अब अगला हमारा पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटी अमंग द सबऑर्डिनेट्स। अमंग अवर सबऑर्डिनेट्स मतलब हमसे जो नीचे या हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में जो भी अथॉरिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज है, मतलब काम के साथ पावर्स को भी बांटना, इसी को क्या कहा जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। और जनरली डिसेंट्रलाइजेशन जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री होते हैं, बड़े बिजनेसेस होते हैं, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन पाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है हमें, the thought of decentralization is very important from the viewpoint of the authority and responsibility। जो डिसेंट्रलाइजेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर हमें प्रॉपर्ली सभी अथॉरिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज को ध्यान में रख के काम करना है। The administrators have to themselves decide whether they have centralized or decentralized power in the organization. A small size organization can have a centralized powers एंड लार्ज साइज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्मॉल साइज की ऑर्गेनाइजेशन है उनमें सेंट्रलाइज पावर होती है और जो लार्ज साइज की ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें डिसेंट्रलाइज्ड पावर्स होती है, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन हम एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। पहले मीनिंग दी गई है हमें, डेलीगेशन ऑफ पावर फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर इन ऑर्डरली मैनर नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की सिंपल से मीनिंग दी गई है, डेलीगेशन ऑफ पावर, अपर लेवल से लोअर लेवल को हमें पावर डेलीगेट करते हैं, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। डेफिनेशन अलग जैसे कि हमारे एक मैनेजमेंट गुरु हुए हैं कौन, हेनरी फ्योल जी, उन्होंने डेफिनेशन दी इसकी डिसेंट्रलाइजेशन की। क्या डेफिनेशन दिए चलिए देखते हैं। टू असाइन द पावर्स टू द सुपीरियर टू इनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड टू इंक्लूड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। असाइन पावर मतलब टू द सुपीरियर्स, मतलब जो भी सुपीरियर्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट के सुपीरियर्स हैं उनको कुछ ना कुछ पावर देना, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या देना, पावर देना, ठीक है। उसके बाद इनेबल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, और उनके पावर्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के लिए इनेबल करना, उनको सबसे अथॉरिटीज और रिस्पांसिबिलिटीज को बांट देना, इसी को क्या कह सकते हैं हम डिसेंट्रलाइजेशन कह सकते हैं। अब डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस दिए गए हैं हमें, ये इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूरा आपको ये टॉपिक ही दे दिया जाता है, एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन इन 3 मार्क और 5 मार्क। तो जस्ट हमें क्या करना है, पहले तो डेफिनेशन लिखनी है, पहले मीनिंग हमें शुरू किससे करना है, मीनिंग लिखनी है, उसके बाद डेफिनेशन एक लिख देनी है, उसके बाद इंपॉर्टेंस समझा देना है। हमारे डिसेंट्रलाइजेशन का पूरा टॉपिक क्या होता है, कवर हो जाता है। चलिए इंपॉर्टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। क्विक डिसीजन in the decentralization, the person who has take a decision in that work activity involved completely and has a power to take a decision। क्विक डिसीजन दिया गया, इसका पहले इंपॉर्टेंस क्या दी है, क्विक डिसीजन। अगर हम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की पावर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के हेड्स के पास रखेंगे तो क्या होगा, क्विक डिसीजन हो पाएगा, वो अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस ले पाएंगे। जैसे परचेस डिपार्टमेंट है तो रॉ मटेरियल क्या होगा, फिनिश हो गया, जो रॉ मटेरियल था वो खत्म हो गया है, तो अब रॉ मटेरियल मंगाना है तो उनको वो तुरंत डिसीजन ले सकेंगे, हाँ हमें रॉ मटेरियल मंगाना है, रॉ मटेरियल का ऑर्डर दे दिया जाए। अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन होगा तो क्या करना पड़ेगा, उन्हें सबसे पहले अपने जो भी सुपीरियर होगा उनका उसके पास जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, ठीक है कि हम मंगाए या नहीं मंगाए। तो इससे क्या होता है,
कभी कभी लेट हो जाता है, हो सकता है कभी कभी हम हमारा जो वर्क है इसकी वजह से वो रुक सकता है, इसलिए क्या कहा गया है, डिसेंट्रलाइजेशन की हेल्प से क्विक डिसीजन हो सकता है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में रहते हैं जैसे कि सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उनके ऊपर लेस वर्कलोड होता है, मतलब वर्कलोड कम हो जाता है, क्योंकि जो भी वर्कलोड होता है हम जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर देते हैं तो जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है वो मिडिल लेवल या लोअर लेवल वाले वर्कर्स भी, जो एम्प्लॉयज है वो भी ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। हमने उनको पावर्स दे दिए कि आप डिसीजन, आप पर्टिकुलर वर्क के रिस्पेक्टिव आप अपने हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं, जिसकी वजह से लेस वर्कलोड हो सकता है। अब अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर मशीनरी का एक छोटा सा पार्ट भी टूट गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। जो टॉप लेवल वाले होंगे वो भले बिजी होंगे, किसी और काम में होंगे या कुछ और कर रहे होंगे, या अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, पूरा हमारा जो वर्क है पूरी तरह से रुका रहेगा। तो उसके लिए भी मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए उनको पूछना पड़ेगा, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या कहा जा सकता है, लेस वर्कलोड हो जाता है कि जो छोटी 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 चीजें होंगी वो इजिली सॉल्व हो जाएंगी। अगर बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना होगा तभी किसके पास जाएगा, टॉप लेवल्स के पास जाएगा वो। उसके बाद इंक्रीज इन मोटिवेशन, अगर हम क्या करते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज कर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं, तो क्या होगा, जो हमारे वर्कर्स हैं उनका मोटिवेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, वो मोटिवेट हो जाएंगे और एफिशिएंटली सोचेंगे कि हमारे पास पावर्स है तो हम अपने काम में सुपीरियर बन जाए, अपना काम और अच्छे से करें, ठीक है, उन सारी चीजों के बारे में सोचेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आगे बताया गया इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज। अगर हम क्या करते हैं, ये जो पावर्स और जो पावर्स है उसको डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, रिस्पांसिबिलिटीज को डिसेंट्रलाइज कर देते हैं, तो मैनेजमेंट एबिलिटीज भी हमें और बढ़ती हुई दिखाई देंगे। जो एम्प्लॉय है वो और अच्छे से अपना काम करना चाहेगा, वो सोचेगा कि मैं और अच्छे से अपना काम करूं, जिसकी वजह से जो मेरी एबिलिटीज है वो और बढ़ जाए, जिसकी वजह से मेरा प्रमोशन हो सके, मैं और अच्छी पोस्ट पे जा सकूं, मेरे पास और भी पावर्स आ सके, मेरी सैलरी और अच्छे से इंक्रीज हो सके। आप समझ सकते हैं, आप मोटिवेशन और इंक्रीज इन मैनेजमेंट एबिलिटीज दोनों को साथ में ही समझ सकते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल, जो भी वर्क हो रहा होगा उसके ऊपर इफेक्टिव कंट्रोल होगा, जैसे कि जो टॉप लेवल वाले हैं वो क्या करेंगे, सीधा अगर उनको किसी भी वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी होगी तो वो सीधा क्या करेंगे, जो मिडिल लेवल वाले हैं, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल हेड्स हैं जिनके पास उस वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, उस वर्क रिलेटेड जिनके पास अथॉरिटी है, उससे सीधा बात करेंगे, उसके पास से वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेंगे या उसको पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, इसलिए कहा गया इफेक्टिव कंट्रोल। उसके बाद फिर डिसेंट्रलाइजेशन से एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है, ठीक है, जैसे कि बताया गया डिसेंट्रलाइजेशन ऑल द लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडेड in the decision making process, and they also given due importance all the levels of officer and employees, that decision makers and followers, that discuss the things and their proper decisions। और फिर बताएगा हार्मनी कैसे क्रिएट होती है, जो भी एम्प्लॉयज है, जो भी वर्कर्स है, वो क्या सबके पास कुछ ना कुछ पावर्स होती है, सबके पास डिसीजन में सबके पास कुछ ना कुछ वर्क होता है, तो अपने वर्क के रिलेटेड वो लोग क्या करेंगे, डिसीजन क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि वो खुद डिसीजन मेकर्स भी होंगे, फॉलोअर्स भी होंगे, तो और भी अच्छे से डिसीजन लेंगे, जिससे कंपनी आगे बढ़े और उनको भी कोई दिक्कत ना आए। इससे एक हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, सब लोग एक साथ मिलकर क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे, प्रॉपर डिसीजन जिससे सामने आएगा, ठीक है। लिमिटेशंस, अब डिसेंट्रलाइजेशन की कुछ लिमिटेशंस भी दी गई है, लिमिटेशन के बारे में बताया गया, द प्लेस वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज रनिंग ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल एंड बिजनेस सीक्रेट्स are to be maintained with a great vigilance, the case of decentralization cannot be accepted। और इसमें लिमिटेशन में क्या बताया गया, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत छोटे लेवल पे चल रहा है, स्मॉल स्केल लेवल पे चल रहा है, उसमें बिजनेस सीक्रेट, या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बिजनेस सीक्रेट्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, या वहां पे डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज के बारे में। अब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी
इसके बारे में बताया गया है, पहले तो मीनिंग दी गई है। अकॉर्डिंग टू लीगल टर्म, पावर मीन्स अथॉरिटी, लीगल एक्शन, ठीक है। अब तो हमें अथॉरिटी की डेफिनेशन बताई गई है कि अथॉरिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है पावर, और पावर या अथॉरिटी दोनों का ही मतलब होता है एक पावर या एक अथॉरिटी होनी जिससे कोई भी हम लीगल पावर कह सकते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन समझ लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू लीगल व्यू, पावर मींस अथॉरिटी टू टेक लीगल एक्शन, या अथॉरिटी मींस पावर टू टेक लीगल एक्शन। अब दोनों का वर्ड्स को अगर एक्सचेंज भी करें तब भी सेम ही मीनिंग मिलेगा, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो आप जो भी डेफिनेशन आपको सुटेबल लगे वो आप लिख सकते हैं इसमें से, चाहे वर्ड को एक्सचेंज करके लिखिए या जैसा लिखा हुआ वैसा लिख सकते हैं। Business unit power is to give orders to all and also see orders to be followed. अब बिजनेस यूनिट में पावर का या अथॉरिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि ऑर्डर देना और देखना कि ऑर्डर फॉलो हो रहा है प्रॉपर्ली कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब हमें डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की डेफिनेशन दी गई है। लुईस एलन जी कहते हैं, delegation of power is such kind of process in which the administrator gives a part of powers to his helpers along with the duties and helpers with the help of others for the purpose of work performance accept such powers consciously, ठीक है। अब बताया लुईस एलन जी कहते हैं कि डेलीगेशन ऑफ पावर एक होता है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, वो कुछ पावर्स इसको दे देता है, जो उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उसके नीचे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनको पावर्स दे देता है, और उसके बाद उनकी वो पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म करने के लिए कहता है, उनको उनकी ड्यूटीज बताता है, और वो देखता है कि उनका वर्क परफॉर्मेंस कैसा है, और जो वर्कर्स होते हैं वो उस पावर्स को एकदम कॉन्शियसली एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हम ये जिम्मेदारी ले रहे हैं और ये काम हम जिम्मेदारी से टाइमली कर देंगे, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा वर्क है और भी जल्दी हो जाता है, जो हमारे वर्कर्स उनको एक मोटिवेशन सा मिल जाता है कि हमारे पास भी पावर्स है, हाँ हमें ये वर्क करना ही है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होता है, जो अपर लेवल वाले होते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो अपने आप को थोड़ा लेस वर्कलोड में फील करते हैं, उनके पास थोड़ा वर्कलोड कम हो जाता है। अब इम्पोर्टेंस के बारे में बताया गया, इम्पोर्टेंस क्या, वर्क एफिशिएंट मैनेजमेंट। अगर हम क्या करते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पावर्स को बांट देते हैं, तो जो काम कैसा होगा, वर्क एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। जिसके पास जिस वर्क के रिलेटेड पावर होगी वो उस वर्क के रिलेटेड पावर को यूज करेगा और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, उनको एक मोटिवेशन मिलता है डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से, उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में मोटिवेशन ही दिया गया है। जब हम डेलीगेशन ऑफ पावर कर देते हैं तो सबके पास एक पावर, सबके पास पर्टिकुलर वर्क के रिलेटेड क्या हो जाता है, पावर हो जाती है कि हमें ये काम इस तरीके से इतनी जल्दी करना है, उससे एक मोटिवेशन इंक्रीज होता है कि हाँ भाई ये काम हमारा ही है, हमें अच्छे से करना है, ये वर्क हमारे भरोसे कंपनी ने छोड़ा है, ठीक है। इससे एक मोटिवेशन बढ़ जाता है, जिससे एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट गेन होता है। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो जो वर्कर या जो एम्प्लॉय जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जिस पर्टिकुलर वर्क को ज्यादा स्किलफुली कर पाएगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, वर्क अलॉट कर सकते हैं। इसलिए बताया गया है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, सभी की स्पेशलाइजेशन को प्रॉपर्ली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन, जब हम क्या करेंगे, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कर देते हैं तो कोऑर्डिनेशन में बढ़ जाता है, सब लोग हेल्पर, अपर ऑफिसर्स एंड डेवलप द मिडल, लोअर एंड लेवल एम्प्लॉयज गेट द डिसीजन इंडिपेंडेंटली। जो मिडल लेवल, जब हम डेलीगेशन करते हैं तो आप समझ सकते हैं जो अपर ऑफिसर्स और हेल्पर्स होते हैं उनके बीच में प्रॉपर रिलेशनशिप बन जाती है, ठीक है। जो लेवल या मिडल लेवल वाले होते हैं वो भी अपने वर्क के रिलेटेड डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले पाते हैं, ठीक है, अपने ओपिनियंस रख पाते हैं, अपने आइडियाज को डेवलप कर पाते हैं, और इस वजह से क्या होता है, एक इंटरपर्सनल रिलेशन मेंटेन हो जाता है, बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, जब सब लोग मिलकर काम करेंगे, सब लोग अच्छे से काम करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कंपनी है उसको एक्सपैंड होगी। और ये जब क्या होता है, जब डेलीगेशन ऑफ पावर हो जाता है, जो अपर लेवल के ऑफिसर होते हैं वो उनके पास बर्डन कम हो जाता है, वर्क बर्डन कम हो जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है, तो वो फ्री हो जाते हैं और कंपनी के रिलेटेड न्यू आइडियाज को थिंक करने के लिए, कंपनी को कैसे हमारे बिजनेस को कैसे बढ़ाना, उन सारी चीजों के बारे में सोचने के लिए,
ठीक है, जिससे क्या हो सकता है हमारी कंपनी का स्कोप ऑफ एक्सपेंशन और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिर आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी उसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 3 एलिमेंट्स मेनली बताए गए हमें, कौन सा? चलिए पहले ऊपर कर लेते हैं इसको, फिर देखते हैं। पहला बताया गया है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और फिर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अगर आपको कभी भी पूछा जाता है 3 मार्क में एक्सप्लेन द ट्राइपॉड ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तो यही आपको यही एक्सप्लेन करना है, यही पॉइंट एक्सप्लेन करना है। ये कभी कभी पूछा जाता है, एज ए ट्राइपॉड भी कहा जाता है। अगर आपको 1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज ट्राइपॉड ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, तब भी आपको लिखना ट्राइपॉड कौन कौन से? रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अब उसी को क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया, इंटरेस्टमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हमें इज द ड्यूटी असाइन्ड बाय द टॉप लेवल ऑफिसर ड्यू टू सबऑर्डिनेट पर्टिकुलर वर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं मतलब इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, जो टॉप लेवल ऑफिसर है उसने अपने से लोअर लेवल के ऑफिसर को एक पर्टिकुलर वर्क असाइन किया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको ये पर्टिकुलर टास्क क्या करना है, अचीव करना है। कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, जब हम किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं तो हमें उसके साथ साथ कुछ अथॉरिटीज भी देनी पड़ती है, कुछ पावर्स भी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर कोई पावर्स नहीं होंगे तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली क्या फुलफिल नहीं कर पाएंगे, अपना जो गोल है, अपना जो ऑब्जेक्टिव उसको प्रॉपरली अचीव नहीं कर पाएंगे। और जो अथॉरिटीज है, दिस फ्लोज फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल। नॉर्मली इन दिस प्रोसेस द पावर इज गिवन टू डिसीजन एंड द पावर इज टू गिव ऑर्डर्स इज गिवन। और कन्फर्मेंट ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी में 2 तरीके की पावर दी जाती है किसी बिजनेस में। पहला पावर टू गिव डिसीजंस, कि वो डिसीजन ले सकता है किसी भी उसके पर्टिकुलर वर्क के रिलेटेड, और ऑर्डर्स दे सकता है जो कि उसके नीचे वर्कर्स हैं, उसके बिलो वर्क करने वाले या उसके साथ वर्क करने वाले, उनको ऑर्डर्स दे सकता है कि आपको ये वर्क करना है, ऐसे करना है। ठीक है, ठीक। उसके बाद हमें मार्केटिंग मैनेजर्स आर गिवन पावर टू इनकम नेसेसरी एक्सपेंडिचर। जैसे मार्केटिंग मैनेजर्स होते हैं, उनके पास पावर्स होती है कि आप वर्क एरिया में जो भी नेसेसरी एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा आ रहा है, आप कर सकते हैं, ठीक, मार्केटिंग करने के लिए हमारी कंपनी की। उसके बाद क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हमें अब रिपोर्ट करना है, जो भी हमारे जो भी हमसे सीनियर ऑफिसर उसको रिपोर्ट करना है, या जो भी वर्क हमें मिला हुआ है उसके रिलेटेड जो भी हम काम करें उसको किसके पास जाके, कि टॉप लेवल के मैनेजमेंट के पास रिपोर्ट करना है कि हमने ये काम किया, ऐसे किया, और ये हमने वर्क आप जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी हमने उसको पूरा किया है प्रॉपर्ली। इसी को क्या कहा जाता है, क्रिएशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, he may surely be given a power to get a work done others, but finally the responsibility of getting work done rest with the upper level administration only। ठीक है, फिर हमें बताया गया कि he may surely given the powers to get work done by others, but finally the responsibility of getting work done। अगर किसी को जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में किसी को पावर देता है आपको पर्टिकुलर वर्क करने के लिए, किसी को कुछ पावर असाइन करता है, तो वो पर्टिकुलर वर्क करने के लिए वो उसके पास पावर्स हैं। लेकिन अभी भी क्या है, जो मोस्ट ऑफ द पावर्स है किसके पास है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास है। तो उसको किसके पास जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, किसके थ्रू, किसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट या उसके जो भी अपर लेवल या एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पास अकाउंटेबल होना पड़ेगा। मतलब उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कि मैंने ये वर्क किया, ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे मिली थी और मैंने इसको प्रॉपर्ली परफॉर्म किया है इतने टाइम में। ठीक है, ये सारी चीजें उसको क्या करनी पड़ेगी, एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। चलिए ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। चलिए इस चैप्टर के हम क्या करते हैं, 3 मार्क और 5 मार्क के क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, explain the function of functional organization with the formula। describe the characteristics of informal organization। ये important है, ये आपको 3 मार्क में पूछा जाता है कई बार। और explain the about elements of delegation of authority। elements of delegation of authority भी पूछा जाता है। ठीक है, ये आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को लेस इंपॉर्टेंस दिया जाता है, 1-2 बार ये पूछा गया है। तो आप फर्स्ट वाला और थर्ड वाला मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन लगभग 5 से 6 बार पूछा गया बोर्ड एग्जामिनेशंस में। ठीक है, और 5 मार्कर में से आपको इसमें एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आप समझ सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए। चलिए थैंक यू, हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है।